मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कितनी बेहतरीन लाइन जो है वो लिखी हुई है गाइस। काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है कि सर हम हमारे 12th में बेकार मार्क्स आए हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, बट फिर भी हमको आईएएस ऑफिसर बनना है। ये लाइन आप सभी लोगों के लिए है। अगर आप पहले से ही सोच लोगे कि अरे यार सिविल सर्विसेज का एग्जाम इतना बड़ा इतना मुश्किल है, तो कैसे क्रैक कर पाओगे यार। सिविल सर्विसेज के एग्जाम को मुश्किल मत बोलो, कठिन मत बोलो। आपको क्या करना है? आपको अपने डेली रूटीन को इंप्रूव करना है, डेली रूटीन को। ट्रस्ट मी, इफ यू विल गोइंग टू इंप्रूव योर डेली रूटीन, आप इस एग्जाम को सक्सीड कर जाओगे, सक्सेसफुल बना दोगे, अपनी लाइफ सक्सेसफुल बना दोगे। सिर्फ आपको कंसिस्टेंट रहना है, पिछले दिन से और बेहतर अगले दिन करना है। आपका कंपटीशन लाखों लोगों के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। बस रूटीन फॉलो करो, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो। सो जय हिंद गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। झांसर एकेडमी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है। तो सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं प्राची जी, इग्नोर इग्नोर, क्योंकि लोग सक्सेस सुनना पसंद करते हैं। तो हम लोग स्पेशल क्लास ये कंडक्ट कर रहे हैं अभी, और फिर हम लोग दिन में जो है वो 4 बजे हम लोग कवर करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर को। राइट, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अन अकेडमी से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप सभी लोग ये जो डेट है 29 मई 2022, अलार्म लगा लो अपने फ़ोन पे, इस डेट का रिमाइंडर सेट कर लो। 11 बजे का टाइम है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक का यूज़ करते हुए तुरंत के तुरंत अपने आप को एनरोल कर दो, क्योंकि इस दिन आपका एक टेस्ट होने वाला है अन अकेडमी पर, और ये करंट अफेयर्स का स्पेशल टेस्ट होगा। और ये गेमीफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है, करंट अफेयर स्पेशल टेस्ट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस का मेगा कॉम्बैट है। टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के हैं वो करंट अफेयर्स के आपके लिए क्वेश्चंस बनाएंगे, बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन। 250 लकी पार्टिसिपेंट को अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका मिलेगा 10,000 रुपए तक। और इवन ये जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट का इन डेप्थ वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और कभी भी अनअकैडमी कोड मांगे तो उसको क्या देना है, झासर, JHASIR। और प्रीलिम्स का रिवीजन कार्निवल भी जो है वो चल रहा है, तो इसमें भी आप जो है वो एनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी अनअकैडमी कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपको 50% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका है अनअकैडमी में। और आप बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता है। और देखिए, मंडे टू फ्राइडे रात में 7:30 बजे 20 MCQ होते हैं। 20 MCQs का एक टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है। आप जानते होंगे प्रशांत धवन जी को, राइट, काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड अफेयर्स करके एक चैनल है, वो भी अनअकैडमी का ही, आपको पता होना चाहिए। तो उस पर ये प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी आप इनको भी जानते हैं, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर जी, तो इनकी भी फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलती है हर सैटरडे शाम में 5 बजे। तो ये सब अनअकैडमी का है, कुछ चीज़ें जो आपको बतानी थी, तो फटाफट एनरोल कर लो अनअकैडमी में अपने आप को। काफी सारे टॉपिक्स हैं जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के, जिनको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कश्मीर में 8वीं शताब्दी के मंदिर में उपराज्यपाल के पूजा करने पर विवाद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जताई आपत्ति है। तो यहां पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे गाइस, वो मार्तंड सन टेम्पल के ऊपर डिस्कस करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो संरक्षित अनंतनाग में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर के परिसर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इनके एक पूजा समारोह में भाग लेने पर विवाद छिड़ गया है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इसे नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आर्ग्यू किया है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स के तहत कहीं पर भी आप अगर टेम्पल के किसी पर्टिकुलर एरिया पर कोई इवेंट, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाएं, कोई पूजा करवाएं, कुछ भी, तो आपको पहले से परमिशन लेनी होती है, जो कि परमिशन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नहीं दी थी। मतलब कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था। तो ये तो बेसिक सी न्यूज थी, आपसे नहीं पूछी जाएगी गाइस।
आपसे जो पूछा जाएगा वो मार्तंड मंदिर के बारे में पूछा जाएगा, मार्तंड सन टेम्पल के बारे में पूछा जाएगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो मार्तंड सन टेम्पल जो है वो 8th सेंचुरी का टेम्पल है, 8वीं शताब्दी का टेम्पल है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सन टेम्पल है इंडिया में, और ये एंशिएंट स्पिरिचुअल हेरिटेज का सिंबल है, प्राचीन आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है ये। और इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा इसे बनाया गया था 8वीं सेंचुरी में, 8th सेंचुरी एडी में। और मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीरी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है और कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। ये टेम्पल किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था? सिकंदर शाह मीरी के द्वारा। कब किया गया था? 14th सेंचुरी एडी में किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट है मार्तंड सन टेम्पल से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान में रखना है। राइट, क्लियर? मदर्स डे 2022, अभी रिसेंटली मदर्स डे मनाया गया था। तो हम लोग जानेंगे कि एना जार्विस जो है, जिनके नाम पर आप कह सकते हैं या फिर जिनके लिए मदर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही मदर्स डे की जो है वो शुरुआत करी थी। तो ये फैक्ट इनका भी ध्यान में रखिएगा। ये कभी कभी स्टेट पीएससी में पूछ लिया जाता है कि मदर्स डे की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो एना जार्विस। तो पहली चीज तो ये आपको ध्यान में रखनी है। एना जार्विस 1864 में इनका जन्म हुआ और 1948 में इनकी डेथ हुई। ये एक अमेरिकी कार्यकर्ता थी। इन्होंने वर्ष 1908 में सभी माताओं और मां की भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए मदर्स डे की स्थापना की थी। मदर्स डे हर साल मई मंथ के दूसरे संडे को मनाया जाता है, किंतु इसकी तारीख हर साल बदलती रहती है। राइट, क्योंकि सेकंड संडे को मनाया जाता है मई मंथ के। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और एना जार्विस के अथक प्रयासों के कारण अधिकांश अमेरिकी राज्य ने 1911 तक मदर्स डे का सम्मान करने के लिए इसे क्षेत्रीय अवकाश यानी कि रीजनल हॉलिडे के रूप में घोषित करना शुरू कर दिया था। और जार्विस का जो गृह स्टेट था, होम स्टेट जो था इनका, वो था वेस्ट वर्जीनिया। तो वेस्ट वर्जीनिया के अंदर 1910 में मदर्स डे घोषित किया गया और ये पहला राज्य था अमेरिका का जिसने मदर्स डे जो है वो घोषित किया था, वेस्ट वर्जीनिया। तो आपको तो सिर्फ इनका बस नाम ध्यान में रखना है, एना जार्विस, दैट्स इट। राइट, इन्होंने ही मदर्स डे की जो है वो शुरुआत करी। राइट, साइक्लोन असानी के बारे में गाइस हम लोग बात करेंगे। साइक्लोन असानी, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि साइक्लोन असानी जो है वो कहां पर ओरिजिनेट हुआ है, कहां पर उत्पन्न हुआ है? तो आपको बे ऑफ बंगाल ध्यान में रखना है। राइट, बंगाल की खाड़ी आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर साइक्लोन असानी जो है वो हमें देखने को मिला है। राइट, और साइक्लोन असानी की अगर हम बात करें, ओडिशा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र पर मेनली जो है ये नजर आया है। साइक्लोन असानी से जुड़े फैक्ट की बात करें तो साइक्लोन असानी का नाम किसने दिया है? तो श्रीलंका ने नाम दिया है। सिन्हली भाषा में असानी का मतलब होता है क्रोध। राइट, क्रोध, गुस्सा। सो बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन बना है और ये पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म हम लोग को इस सीजन का देखने को मिल रहा है। पहला चक्रवाती तूफान जो है वो इस मौसम का हमें देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट साइक्लोन का जो है वो नाम क्या होगा? तो अगला साइक्लोन इस क्षेत्र में जो आएगा उसका नाम होगा सित्रेंग। क्या होगा? सित्रेंग। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो क्या होते हैं और कैसे इसके नाम दिए जाते हैं। देखिए, साइक्लोन के बारे में तो आप जानते हैं, राइट? ये तूफान हम लोग को देखने को मिलता है, ये ट्रॉपिकल वाटर्स पे आता है ये तूफान। राइट, जितने भी साइक्लोन हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब आपको एक चीज तो पता ही होगी, साइक्लोन हो गया, हरिकेन हो गए, राइट? तो ये सब जो चीजें जो होती है, टाइफून हो गया, तो ये एक ही चीज है, ये बेसिकली तूफान है। राइट, समुद्र में ये तूफान जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं और ये तूफान समुद्र में आते हैं और जैसे ही ये जमीन पर जाते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं। ये वाला फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे ये जमीन के नजदीक जाएंगे या जमीन के ऊपर जो है वो चले जाएंगे तो इनकी जो पावर है, इनकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। ये तूफान जो है वो कहां पर ओरिजिनेट होते हैं? पानी में। वो भी कौन से पानी पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो ये बस एक फैक्ट ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए इनको ट्रॉपिकल बोला जाता है क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ओरिजिनेट होता है। क्लियर? तो साइक्लोन के नाम के बारे में अगर हम बात करें तो साइक्लोन का नाम जो है वो दिया जाता है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर के द्वारा और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर के द्वारा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, साइक्लोन का नाम किसके द्वारा दिया जाता है?
रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर के द्वारा दिया जाता है, राइट। अब 6 ऐसे हम लोग को रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर एक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, राइट। और टोटल हम लोग को 5 जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर देखने को मिलते हैं। तो 6 RSMCs हैं और 5 TCWCs हैं। और हम बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो इसने नाम दिया हुआ है या नाम ये जनरली देती है किन साइक्लोन्स का, जो साइक्लोन नॉर्थ इंडियन ओशियन पे आते हैं, जैसे कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। तो इस क्षेत्र पर जो साइक्लोन जो आते हैं ना, उसका नाम IMD देती है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट। और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद, और IMD इवन एडवाइजरी 12 कंट्रीज के लिए इशू करती है, यानी कि हम 12 कंट्रीज को जो है वो बताते हैं, उनके लिए परामर्श जारी करते हैं, एडवाइस उनको देते हैं, जिसमें बांग्लादेश है, ईरान है, मालदीव्स है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, यमन। तो इन कंट्रीज के लिए हम एडवाइजरी भी जारी करते हैं। अब साइक्लोन को नाम क्यों दिया जाता है? सिंपल सी बात है यार, हम नाम के थ्रू चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई, और लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, कम्युनिटी के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, पॉलिसी मेकर्स के बीच में, डिजास्टर मैनेजर्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, दैट्स इट। और मोस्ट रीसेंट लिस्ट की बात करें, तो मोस्ट रीसेंट लिस्ट जो है साइक्लोन के नाम की, ये रिलीज हुई थी 2020 में, जिसमें 169 नेम्स थे, जिसके अंदर 13 नाम जो थे वो 13 कंट्री से जो है वो लिए गए थे, राइट। 13 कंट्री से लिए गए थे, और 13 नेम्स ईच, मतलब हर कंट्री से 13 नाम। और इससे पहले 8 कंट्रीज ने जो है वो 64 नाम जो है वो दिए थे। और इंडिया के द्वारा दिया गया नाम जो है वो है गति, मेघ, आकाश। तो ये फैक्ट है कुछ जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का? ये कभी भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछेंगे। सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, अरे क्यों ज्वाइन नहीं हो पा रहा है? एक स्टूडेंट का मैसेज आया, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, ऐसा शो हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है, अरे। ठीक है, चलिए। आईडी लगानी पड़ेगी दोबारा से शायद। हम बोल दिया मैंने तो उनको बोला कि फोन एक बार रीस्टार्ट कर लो। कई बार का इंटरनेट का लोचा होता है यार, उसके कारण भी नहीं हो पाता। गाइस हम बात करेंगे रशिया के विक्ट्री डे के बारे में। तो रशिया का विक्ट्री डे जो है वो क्या है, सिंपल तरीके से एक चीज ध्यान में रखो। जिस समय USSR ने जर्मनी को हरा दिया था वर्ल्ड वॉर के समय पर, और वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तो वो रशिया का विक्ट्री डे जो है वो हमें देखने को मिलता है, राइट। चलिए, हर साल रशिया जो है वो सेलिब्रेट करता है विक्ट्री डे को 9 मई को, बट यूरोपियन कंट्रीज विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करते हैं 8 मई को। अब ऐसा क्यों? तो बहुत सिंपल सी चीज है। जिस समय ये साइन हुआ था, युद्ध विराम जो साइन हुआ था, तो उस समय यूरोप के अंदर जो है वो टाइम बज रहा था रात के 11 बजे, और इसलिए वो 8 मई का दिन था। और रशिया के अंदर जो है वो टाइम हो रहा था 12 बजे, मतलब डेट हो गई थी चेंज, वो हो गया था 9 मई। तो इसलिए रशिया में विक्ट्री डे 9 मई, और यूरोपियन कंट्रीज में विक्ट्री डे 8 मई को मनाया जाता है। ये सिंपल सा डिफरेंस पहले तो आप ध्यान में रखिएगा। सो हर साल रशिया सेलिब्रेट करती है विक्ट्री डे, कब? 9 मई को, क्योंकि इस दिन ये सेलिब्रेट करती है कि सोवियत यूनियन USSR ने जो है वो जर्मनी की नाजी फोर्सेस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हरा दिया था। सो विक्ट्री डे जो है वो क्या है? विक्ट्री डे का मतलब है एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, और जीत हो गई किनकी? एलाइड फोर्सेस की 1945 में, राइट। एडोल्फ हिटलर, इसने अपने आप को 30 अप्रैल को मार दिया, और 7 मई को
जर्मन सोल्जर्स ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को, राइट? और क्यों किया जाता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, आत्मसमर्पण के दस्तावेज जो है वो साइन किए गए थे 7 मई को, जिसके अनुसार 8 मई को बर्लिन 23:01 यानी कि रात में 11:01 पे लड़ाई बंद हो जाएगी, ये माना गया। ये बर्लिन टाइम था। बट मॉस्को की बात करें, रशिया की बात करें, तो आप जानते हैं कि जैसे आपने ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, टाइमिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो हम ईस्ट की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, तो हर 15 डिग्री आप जैसे ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो कितना टाइम में बढ़ोतरी हो जाएगी? आप 15 डिग्री ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो 1 घंटा, यस। आप 15 डिग्री ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा। आप 15 डिग्री वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा। 1 डिग्री आप बढ़ेंगे तो 4 मिनट जो है वो बढ़ जाएंगे। 1 डिग्री आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो पीछे जाएंगे तो 4 मिनट घट जाएंगे। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है? तो यही हुआ था कि रशिया के अंदर जो है वो समय जो हो रहा था, वो भाई डेट चेंज हो गई, 12 बज गया। तो समय जो डेट जो हो गई वो 9 मई हो गई। तो इसलिए रशिया जो है वो 9 मई को मनाता है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज विक्ट्री डे 8 मई को मनाती है। बात समझ में आई? सिर्फ इतनी सी चीज आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। हालांकि एक इसमें थ्योरी ये भी है कि रशिया ने बोला कि पहले तो ये हुआ था कि 8 मई को सुबह ही जो है वो इन्होंने आत्मसमर्पण जो है वो कर दिया था, डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए थे। बट रशिया ने बोला कि नहीं भाई, हमें अलग से डॉक्यूमेंट पे साइन करवाना है, हमारे लिए एक अलग डॉक्यूमेंट पे साइन करिए। क्योंकि क्या हो रहा था कि जो डॉक्यूमेंट पर पहले जो है वो साइन किए गए थे, वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के लिए थे। अब यूरोप जो है वो मतलब ईस्टर्न यूरोप के लिए नहीं थे। और लड़ाई जो थी, वॉर जो था वो ईस्टर्न यूरोप में कंटिन्यू चल रहा था। स्पेशली अगर हम बात करें प्राग की, तो वहां पर वॉर चल रहा था। तो रशिया ने बोला कि नहीं बॉस, आपको अगर लड़ाई खत्म करनी है तो ईस्टर्न कंट्री के लिए या कंप्लीटली एंड करने के लिए वॉर, आप एक और आत्मसमर्पण का दस्तावेज जो है वो साइन करिए, राइट? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जो है वो आप साइन करिए। तो एक और फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन हुआ, जो कि लेट नाइट हुआ, और इसीलिए ये डेट का चेंज हुआ। बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है, बाकी और कुछ ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, और कुछ नहीं है इसके अंदर, राइट? तो ये चीज है। अब इस डेट की या इस दिवस की, विक्ट्री डे की रेलिवेंस की अगर हम बात करें, तो इस साल के लिए क्यों विक्ट्री डे इतना रेलिवेंट है, अब आप सुनिए ध्यान से। अभी रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डिस्क्राइब किया कि यूक्रेन से डीनाजिफिकेशन करना है। क्या करना है? यूक्रेन से डीनाजिफिकेशन, यानी कि नाजीकरण से मुक्त करना है यूक्रेन को। ये इनका मेन एम है। स्पेशली मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करने हैं यूक्रेन में। तो ये चीज इन्होंने ऑलरेडी इस साल के स्टार्टिंग में जो है वो कही थी अपनी स्पीच के दौरान। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है वो विक्ट्री डे का इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है, राइट? तो ये था छोटा सा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आ गई होगी, राइट? चलिए, नाजी फोर्सेस, महंगी नाजी फोर्सेस, कि नाजी फोर्सेस को खत्म करना, अपन ने डिस्कस तो किया था वर्ल्ड हिस्ट्री के दौरान। इनको बोलता हूँ ऐप री इंस्टॉल कर लो, एक स्टूडेंट परेशान हो रही है, फोटो भी भेज दे रहा है। चलिए गाइज, हम बात करेंगे पोवाई लेक साइकिल ट्रैक के बारे में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि पोवाई लेक साइकिल ट्रैक जो है वो इलीगल है। एक्चुअली मुंबई सिविक बॉडी, मुंबई नगर निकाय को झटका देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पवाई झील, जो पवाई लेक जो है, इसके आसपास साइकिल और जॉगिंग ट्रैक के कंस्ट्रक्शन को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई किए जाने की अनुमति दे दी और साइकिल ट्रैक को अवैध बताया, इलीगल बताया। क्यों अवैध बताया? क्योंकि पोवाई लेक जो है गाइस वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इसको एक वेटलैंड रिकॉग्नाइज किया गया है। और आप इसके आसपास अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे
तो वो इलीगल ही कहलाया जाएगा, वो वेटलैंड के प्रोटेक्शन के खिलाफ जो है वो चला जाता है। अब इसमें आपको मेनली ये न्यूज़ जो है वो नहीं पूछी जाएगी, आपसे पोवाई लेक के बारे में पूछा जाएगा, तो कुछ फैक्ट ध्यान में रखिए पोवाई लेक से रिलेटेड कि इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एक वेटलैंड के तौर पर, राइट, आर्द्र भूमि वेटलैंड, और ये मैन मेड पोवाई लेक है मुंबई के अंदर। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1891 में। पीने के लिए यानी कि पानी, इसका जो पानी है लेक का वो बिल्कुल पीने के लिए सेफ नहीं है, अनफिट है, और इसीलिए इसके पानी का उपयोग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया जाता है। 2021 में डीएमसी ने प्रपोजल रखा था कि यहाँ पर 10 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक जो है वो तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट के अपोजिशन में यानी कि इस प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है वो क्यों बात की जा रही है, क्योंकि ट्रैक जो है वो उल्लंघन कर रहा है वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स का, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियमों का उल्लंघन कर रहा है। और इसके कारण यहाँ पर मौजूद जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इंडियन मार्श क्रोकोडाइल जो इस लेक में पाए जाते हैं, तो उनको जो है वो खतरा हो सकता है। और प्रोजेक्ट जो है बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम ये आएगी कि अब जैसे ही आप ये प्रोजेक्ट शुरू करोगे फिर एक नया कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। आपने ये ट्रैक बना दिया, फिर कुछ बिल्डिंग बनेगी, फिर पब्लिक एमिनिटीज बनेगी, तो ऐसे करके धीरे-धीरे करके वेटलैंड जो है वो खराब होगा। तो कह रहे हैं कि वेटलैंड जैसा है उसको नेचुरली रखा जाए। तो आप तो सिर्फ कोवाई लेक के बारे में ध्यान में रखिए, बस दैट्स इट, जो मैंने भी आपको फैक्ट बताए। दिल्ली के अंदर एक नई स्टार्टअप नीति हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी, इस पॉलिसी के हाइलाइट्स की बात करें तो मेनली आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है कॉलेज स्टूडेंट्स। दिल्ली सरकार सपोर्ट करेगी कॉलेज स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत जो भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा। कोलैटरल फ्री लोन का मतलब क्या होता है कि बिना कुछ गिरवी कराए, बिना कुछ गिरवी रखे लोन देना, और 1 साल के लिए दिल्ली सरकार उस लोन पर इंटरेस्ट भी जो है वो चार्ज नहीं करवाएगी। तो ये भी इसका एक फायदा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और स्टार्टअप को मुफ्त में सहायता देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकीलों और विशेषज्ञों का पैनल जो है वो बनाया जा रहा है, और इनका सेवा शुल्क मतलब इनका जो भी चार्जेस है, फीस वगैरह जो है वो सरकार जो है वो देगी। और स्टूडेंट जो है स्टार्टअप्स तैयार कर रहे हैं पढ़ते पढ़ते दिल्ली के सरकारी कॉलेज में, तो वो 1 से 2 साल तक की छुट्टी भी जो है वो ले सकेंगे, राइट, अपने स्टार्टअप को अच्छा बनाने में, अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। और 3 कमिटी जो है वो सेटअप की जाएंगी इस पूरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। स्टार्टअप पॉलिसी मॉनिटरिंग कमेटी, इसके हेड होंगे फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली सरकार के, और इसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मेंबर होंगे, इवन प्राइवेट सेक्टर के भी सदस्य होंगे। इसमें स्टार्टअप टास्क फोर्स होगा और एक नोडल एजेंसी भी हम लोग को देखने को मिलेगी। और आइडिया जो है वो इस स्टार्टअप पॉलिसी के पीछे का वो यही है कि 2030 तक इंकरेज करना, सपोर्ट करना, बढ़ावा देना 15,000 स्टार्टअप्स को दिल्ली के अंदर। और एम ये है कि एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लीडर्स को जो है वो दिल्ली के युवाओं में से उत्पन्न करना, क्रिएट करना। और आपको बता दें कि आज की डेट में दिल्ली ने बेंगलुरु को ओवरटेक करके इंडिया का स्टार्टअप हब जो है वो बना लिया है। तो दिल्ली एज अ स्टार्टअप हब के तौर पर भी 2022 में हमें देखने को मिल रही है। आप कह सकते हैं कि इंडिया की स्टार्टअप कैपिटल जो बेंगलुरु जानी जाती थी, अब वो हटकर दिल्ली हो चुकी है। और इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 के अकॉर्डिंग 5,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किए गए हैं 2019 और 2021 के बीच में, और 4,514 स्टार्टअप जो है वो ऐड हुए थे बेंगलुरु में। तो दिल्ली एक स्टार्टअप हब के तौर पर हमें देखने को मिल रही है। ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट, क्लियर। गाइस अब यहां पर हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन दूधी के बारे में, क्योंकि मेनली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आएगा ऑपरेशन दूधी। तो ये ऑपरेशन कब हुआ था? तो 5 मई 1991 को ये ऑपरेशन हुआ था। 15 सोल्जर्स की एक टीम थी, आसाम राइफल के 7वें बटालियन की, और इनका नेतृत्व किया था नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री ने। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर
72 पाकिस्तानी ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट या मिलिटेंट को जो है वो गन डाउन कर दिया, मार गिराया। और इसके अलावा और भी 13 लोग और भी थे जिनको इन्होंने कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया जम्मू एंड कश्मीर में 14,000 फीट की ऊंचाई में। तो आपको सिंपल सी चीज ध्यान में रखना है, ऑपरेशन दूधी जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स थे जम्मू एंड कश्मीर में, तो उनके अगेंस्ट कंडक्ट किया गया था ये ऑपरेशन। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में 30 साल पहले जो ये ऑपरेशन दूधी हुआ था, इसमें 72 विद्रोहियों को मार गिराने और 13 और लोगों को जिंदा पकड़ने वाली 7वीं बटालियन असम राइफल के 8 जीवित कर्मियों को अभी रिसेंटली, मतलब कुछ कुछ दिनों पहले शिलोंग में अर्धसैनिक बल द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया। तो जो इस पर्टिकुलर मिशन में इन्वॉल्व थे, इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, तो उनको सम्मानित किया गया था। दैट्स व्हाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला। अब हम बात करेंगे प्राप्ति पोर्टल के बारे में। बिजली उत्पादक कंपनियों को भुगतान करने में असफल हो रही वितरण कंपनियां। प्रॉब्लम क्या आ रही है गाइस, कि जहां पर जो पावर हाउस है, जहां पे बिजली बनती है, बिजली का प्रोडक्शन होता है, फिर ये बिजली जो है वो डिस्कॉम कंपनीज के पास जाती है। राइट, कहां पे जा रही है? डिस्कॉम कंपनी के पास जा रही है। तो अब आप मुझे बताएं, एक होता है होलसेलर, एक होता है रिटेलर, फिर एक होता है कस्टमर। कस्टमर से रिटेलर पैसे लेता है, रिटेलर ये पैसे जो है वो होलसेलर को देता है। बट भाई रिटेलर का काम क्या है? होलसेलर से सामान लेने के बाद होलसेलर को पेमेंट करना। हो क्या रहा है, हमारी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हाउस है जो बिजली को प्रोड्यूस करते हैं, और जो डिस्कॉम कंपनीज हैं, तो डिस्कॉम कंपनीज प्रोडक्शन हाउसेस को पैसा नहीं दे पा रही हैं, असफल हो रही हैं पैसा देने में। तो यही चीज हम लोग इसमें समझेंगे। और प्राप्ति पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया था मई 2018 में, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि पावर जो परचेज की जा रही है जनरेटर्स और डिस्कॉम के बीच में, यानी कि पावर हाउस के बीच में, और ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जो डिस्कॉम कंपनीज है जो बिजली पहुंचाती है, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना। और प्राप्ति का फुल फॉर्म है पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस एंड पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर। देखिए, नाम पर ध्यान दीजिए, नाम में क्या लिखा हुआ है? पहली चीज पावर प्रोक्योरमेंट, जो बिजली है उसकी खरीदारी की बात की जा रही है। और जब बिजली खरीदारी होगी तो वो खरीदारी जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, उनके बिल्स जो हो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे। तो इसके लिए ये पोर्टल जो है वो लाया गया था। और न्यूज में ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, मतलब डिस्कॉम कंपनी जो है, बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर ड्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब इनके ऊपर कर्जा जो है वो कंटिन्यू, कर्जा नहीं, मतलब आप कह सकते हैं ना कि जैसे पेमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि ये पैसा पे नहीं कर रहे हैं, बट इनके ऊपर जो है वो पैसा बढ़ता जा रहा है। राइट, जैसे खाता जो है वो उन्होंने खुलवा के रखा है और खाता जो है वो इनका बढ़ता जा रहा है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है कि डिस्कॉम कंपनी को 1,70,026 करोड़ रुपए पावर जनरेशन फर्म्स को देना है मई 2021 में। अब तो और भी बढ़ गया है, कहा जा रहा है कि 4.04% से जो है वो साल दर साल के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। पैसे ही नहीं दे रहे, डिस्कॉम कंपनी तो पैसा वसूल लेती है हम लोगों से, राइट, बट पावर जनरेटर उसको दे नहीं रही है। चलिए एनीवेज, तो इसमें आपको मेनली बस ध्यान में रखना था प्राप्ति, प्राप्ति पोर्टल के बारे में। एक मिनट पानी पी लूंगा फिर आगे चलता है। गाइस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेंटानल वेटलैंड या आर्द्र भूमि कहां पर है? तो ये साउथ अमेरिका में है, पेंटानल आर्द्र भूमि या पेंटानल वेटलैंड। और ध्यान में रखना ये दुनिया का लार्जेस्ट वेटलैंड है। क्या है? दुनिया का लार्जेस्ट वेटलैंड साउथ अमेरिका में। इसके कोलैप्स होने का, इसके खत्म होने का, नष्ट होने का बहुत बड़ा रिस्क है। और रिस्क क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोकल
कारण है, लोकल रीजंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और कुछ उस क्षेत्र की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए ये आज की डेट में रिस्क में है, नष्ट होने के पूरी तरह से रिस्क में है। तो आपको तो बस इसकी लोकेशन ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लोकेशन से रिलेटेड पूछा जाएगा। और दुनिया का लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड भी इसको कहा जाता है, यानी कि पानी से भरा हुआ ये ग्रासलैंड है। और ये वेटलैंड के पास पानी कौन सी नदी से आता है? तो पैराग्वे नदी से आता है और उसकी ट्रिब्यूटरी से आता है। और नेशनल हेरिटेज भी इसे डेजिग्नेट किया गया है ब्राजीलियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये फैक्ट्स जो है वो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं, राइट? अब हम एक टेक्निक के बारे में गाइस बात करेंगे, वो टेक्निक है चावल को उगाने की, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, डीएसआर, धान के सीधे बीजारोपण या धान के सीधी बिजाई, डीएसआर टेक्निक। तो पंजाब सरकार ने अनाउंस किया है कि 1500 रुपए का इंसेंटिव जो है वो 1 एकड़ के 1500 रुपए जो है वो दिए जाएंगे किसान को, अगर किसान डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जो है वो करते हैं तो। अब ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट कुछ चीज मैं आपको और बता दूं कि पिछले साल 18%, यानी कि टोटल एरिया जो पंजाब का है उसमें 5.62 लाख हेक्टेयर्स का जो एरिया हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि पंजाब का टोटल एरिया में से 18% का जो एरिया है वो डीएसआर के अंडर जो है वो कल्टीवेट किया गया था, यानी कि वहां पर चावल जो है वो इस टेक्निक के थ्रू कल्टीवेट हुए थे। और सरकार का जो है वो टारगेट है कि डीएसआर के तहत चावल जो उगाए जा रहे हैं, राइस जो उगाए जा रहे हैं, पैडी जो धान जो उगाई जा रही है उसे 10 लाख हेक्टेयर तक करना है, यानी कि इसका डबल करना। तो 2021 और 2022 में 31.45 लाख हेक्टेयर जो है ये पैडी और बासमती के अंडर आए थे, जिसमें से 26.60 हेक्टेयर का जो एरिया हम लोग को, लाख हेक्टेयर का जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है ये नॉन बासमती राइस के लिए था, और 4.85 लाख हेक्टेयर का एरिया बासमती के अंडर था। और फिगर जो था 31.49 लाख हेक्टेयर का ये 2020 और 2021 में था, और 2019 और 2020 में 31.42 लाख हेक्टेयर का एरिया था। मतलब आप जैसे कि अगर फिगर को जो है वो देखेंगे तो फिगर जो है वो हम लोग को मोर और लेस 31 लाख हेक्टेयर के आसपास जो है वो नजर आ रहा है। अब देखिए ये फिगर को आपको ना ध्यान में रखना है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एक बेसिक सी बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस प्रकार के आंकड़े होते हैं वो फालतू होते हैं, वो अपने काम के नहीं होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अराउंड 3600 लीटर से लेकर 4125 लीटर, मतलब आप कह सकते हो 3500 से लेकर 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 किलो चावल को उगाने के लिए। 1 किलो अगर आपको चावल को उगाना है तो आपको 3500 से लेकर 4000 लीटर पानी की जो है वो आवश्यकता होती है। और इसीलिए डीएसआर टेक्निक को आज की डेट में बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि डीएसआर टेक्निक जो है वो वाटर सेविंग टेक्निक है। तो हमें पहला पॉइंट क्या मिला, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डीएसआर टेक्निक के बारे में, तो हमें पहला पॉइंट क्या मिला कि डीएसआर टेक्निक के माध्यम से पानी बचाया जा सकता है। डीएसआर टेक्निक जो है वो 15 से 20% पानी बचाने में सक्षम होती है, और इवन 22 से 23% तक भी कुछ कुछ केसेस में पानी बचाया जा सकता है। तो ये डीएसआर टेक्निक है क्या, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। तो इसमें होता क्या है गाइस, जनरली किसान जो है वो क्या करते हैं, पहले बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद हमें देखने को मिलता है कि उससे जो है वो निकलता है, हम लोग को देखने को मिलता है कि छोटा सा पौधा जो है वो निकलता है, फिर उसको जो है वो निकाल लिया जाता है, फिर उसकी जो है वो सैपलिंग जो है वो दूसरी जगह लगा दी जाती है। तो यही होता है, चावल की खेती जो है वो आपने देखी होगी, पैडी की खेती आपने देखी होगी कहीं पर, राइट? तो आपको ये चीज पता है कि इस टेक्निक पर जो है वो काम होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें इन लोग क्या करते हैं, प्री जर्मिनेटेड सीड देते हैं, यानी कि ऐसी बीज दी जाती है जिसमें ऑलरेडी पहले से ही वो पत्ती बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको यार, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो पत्ती जो है वो उस टाइप की जो है वो निकलती है ना, क्या बोलते हैं अपन उसको, जैसे स्प्राउट जो होता है, तो उसमें से जो है वो निकला रहता है। तो ये पहले से ही दे देते हैं, मतलब किसान को बस जाना है खेत में और खेत में जाकर उसको जो है वो लगा देना है। सैपलिंग्स आप कहेंगे कि उनको हाथों हाथ जो है वो सैपलिंग मिल जाता है, और डायरेक्टली इनको ड्रिल करना रहता है फील्ड में ट्रैक्टर पावर्ड मशीन के माध्यम से। तो ये बस फैक्ट ध्यान में रखो, इसमें कोई भी नर्सरी प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी ट्रांसप्लांटेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। फार्मर्स को सिर्फ ये चाहिए कि अपने जो लैंड है उसको लेवल पे लेकर आए, यानी कि एक लेवल पर, लेजर लेवल इसको बोलते हैं हम लोग, राइट? तो लैंड को जो है वो बिल्कुल एक लेवल पर जो है वो लेकर आए, और
एक प्री सोइंग इरिगेशन कर दे, यानी कि बुवाई से पहले बस थोड़ी सी सिंचाई जो है वो कर दे, सिर्फ इतनी जरूरत होती है। और उसके बाद डायरेक्ट जो है वो प्लांट लगाए और क्रॉप लगाए, और क्रॉप के बाद कल्टीवेशन उसका हो जाएगा, राइट। तो ये चीज है इसके अंदर। तो ये मेथड जो है वो कैसे अलग हम लोग को कन्वेंशनल मेथड से देखने को मिलता है, वो चीज मैंने आपको समझा दी। तो जब भी पैडी को लगाया जाता है तो किसान पहले नर्सरी प्रिपेयर करते हैं, पहले बीज जो है वो डालते हैं, फिर वो बीज जो है वो थोड़ा सा छोटा सा प्लांट जो है वो बनता है, और फिर उसको निकाल के फिर वो प्लांट जो है वो करते हैं, यानी कि उसको निकालकर दूसरी जगह पे जो है वो लगाते हैं, राइट। तो ये एक प्रोसीजर हम लोग को इसका देखने को मिलता है, राइट, जिसमें बहुत पानी लग जाता है। तो उसकी जगह डीएसटी के अंदर डायरेक्टली हम लोग को, डीएसआर के अंदर डायरेक्टली हम लोग को देखने को मिलता है कि उनको ऐसी बीज जो है वो दी जाती है जिसमें ऑलरेडी सैपलिंग जो है वो आई हुई होती है, राइट। तो ये एक चीज है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है। इसके एडवांटेज ये है डीएसआर के, इससे पानी जो है वो काफी ज्यादा बचता है, जैसा हमने बताया, लेबर की भी कम आवश्यकता होती है, और इसमें जो कॉस्ट है हर्बिसाइड का बस वो एक पड़ता है, यानी कि पैसा इनका हर्बिसाइड का जो है वो लगता है, वो भी 2000 रुपए पर एकड़ से ज्यादा जो है वो नहीं लगता। और मीथेन का एमिशन भी जो है वो इसमें काफी ज्यादा कम होता है, राइट। इसके कुछ लिमिटेशन है, कई बार हर्बिसाइड जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाते, और इसके जो बीज जो होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, 8 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। मतलब इतने ज्यादा बीज जो है वो लगाने की आवश्यकता होती है, तो ऑब्वियसली अगर ज्यादा बीज आप लगाएंगे तो कॉस्ट जो है वो ज्यादा जो है वो बढ़ेगी। और वैसे ट्रांसप्लांटिंग की प्रोसेस में 4 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से जो है वो प्लांटेशन हो जाता था, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और आपको लैंड को जो है वो लेजर लैंड लेवलिंग उसकी जो है वो करनी है, वो कंपलसरी होता है, राइट। और इसके अलावा आपको टाइम पर जो है वो इसकी बुवाई करनी है, लगाना प्लांटेशन टाइम पर करना है, प्लांटेशन टाइम पर नहीं करोगे तो मर जाएगा, राइट, प्लांट, ठीक है। तो ये एक चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। डीएसआर टेक्निक आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गेहूं के मामले में गाइस आपको ऑलरेडी पता है कि आज की डेट में जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण गेहूं की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, राइट। अभी बीच में हमारी सरकार ने थोड़ा सा एक गेम खेल लिया था, पहले जो है वो मना कर दिया कि हम गेहूं को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर कह दिया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, पता नहीं क्या तो चल रहा था, बट फाइनली यस वी आर एक्सपोर्टिंग वीट। और सेकंड पॉइंट ये भी है कि वीट का प्रोडक्शन जो है वो इस साल कम हुआ है। इवन सरकार ने जो है वो ये वाली चीज भी कही थी कि वीट का प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस में, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हमें रिसेंट डेटा जो है वो मिला था जिसके थ्रू हमें पता लग चुका है कि वीट का प्रोडक्शन भी जो है वो सरप्लस में नहीं है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू टेम्परेचर लेवल राइज होने के कारण, राइट। तापमान बढ़ने के कारण वीट का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा नहीं हुआ है। तो अभी ये हो रहा है कि सरकार जो है, सरकार की प्रोक्योरमेंट एजेंसी, पता है ना क्या होती है सरकार की प्रोक्योरमेंट एजेंसी? सभी को पता है। सरकार क्या करती है, किसानों से एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत गेहूं परचेज करती है, चावल परचेज करती है, मोटा अनाज परचेज करती है, पता है ना ये वाली चीज शायद आप लोगों को, राइट। कि सरकार जो है वो किसानों से परचेज करती है, और उस चीज को अब परचेज करके खुद खाएगी क्या? नहीं। सरकार क्या करती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत राशन शॉप को देती है वो माल, और राशन शॉप के जरिए जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनको 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से ये अनाज जो है वो मिल जाता है। ये वाली बात आई थिंक सभी लोग को पता है। तो अभी हो ये रहा है कि गेहूं की खरीदारी जो है वो 15 साल में सबसे कम हो रही है। गेहूं जो हो रहा है वो 18.5 मिलियन टन ही सिर्फ खरीदारी जो है वो की जा रही है, 15 साल में सबसे कम खरीदारी जो है ये हुई है। और सबसे कम खरीदारी जो है वो क्यों हुई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट में इसकी डिमांड बढ़ गई है। अब भैया आप एक चीज समझिए, हमारी सरकार एक्सपोर्ट के चक्कर में हमारी कंट्री के जो जनता है, जो हमारी कंट्री के जो गरीब लोग हैं, उनके खेल ना लगा दें। क्योंकि इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है कि भाई, और दिमाग भी लगाइए ना, कॉन्सेप्ट भी लगाइए, लॉजिक लगाइए। अब सरकार ने जब किसानों से एमएसपी पर जो है वो खरीदी नहीं, प्रोक्योरमेंट जो है वो किया नहीं, गेहूं अगर खरीदे नहीं, तो उनके पास स्टॉक कम है, और सरकार के पास जो स्टॉक कम रहेगा तो सरकार कहां से जो है वो देगी? मिड डे मील के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, और दूसरी वेलफेयर स्कीम के लिए अनाज को नहीं दे पाएगी ना। तो उससे क्या होगा? उससे ये सब स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको बड़ा दिक्कत आएगी, उनको बड़ा इश्यूज जो है वो होगा। तो सरकार तो कह रही है कि हम जो है वो एक्सपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है, उससे किसान को जो है वो फायदा होगा, राइट। बट प्रॉब्लम ये भी है कि इससे फायदा कौन उठा ले जाएगा? इससे फायदा प्राइवेट सेक्टर उठा ले जाएगा।
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने पास जो है वो स्टॉक मेंटेन करेगा और इसके प्राइस जो है वो बढ़ा देगा। तो आपको हर डायमेंशन में चीजों को समझना है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो सिर्फ ये नहीं कि जो लिखा है वो पढ़ लिया, जो लिखा है उसको समझो, अंडरस्टैंड करो और हर चीज से करेक्ट करो। दिस इज सिविल सर्विसेज। और इस बार प्रोडक्शन भी जो है वो काफी कम जो है वो हुआ है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा ऐसा कहना है सरकार का, बट फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिलता। ये जो मिडिल मैन जो होते हैं ये सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो उठा के ले जाते हैं, राइट। तो यही एक चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। और वीट के बारे में बात करें, वीट से रिलेटेड, गेहूं से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लो आप। तो चावल के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ये हम लोग को देखने को मिलता है। चावल के बाद अनाज की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है ये गेहूं। गेहूं जो है वो राबी क्रॉप हम लोग को देखने को मिल रहा है, राबी की फसल है। और कूल ग्रोइंग सीजन की इसको आवश्यकता होती है, राइट, यानी कि ठंडी के समय पर ये उगता है। इसे ब्राइट सनशाइन चाहिए, तेज धूप चाहिए, 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए लगाते समय, बोते समय, और 21 से 26 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए इसकी हार्वेस्टिंग के समय, कटाई के समय, राइट। रेनफॉल इसे 75 से 100 सेंटीमीटर की चाहिए। मिट्टी इसे फर्टाइल लोमी चाहिए और क्लेई लोमी मिट्टी चाहिए इसको, राइट। और फैक्टर जो है जिसके कारण से वीट कल्टीवेशन इंडिया के अंदर बढ़ा है, वीट कल्टीवेशन गेहूं की खेती में वृद्धि हुई है, तो उसके क्या कारक हैं, उसके क्या फैक्टर हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सब इनिशिएटिव है जो कि वीट कल्टीवेशन को सपोर्ट करता है, राइट। तो ये था पूरा वो टॉपिक जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। मेरे डायलॉग रट गए हैं ना सभी लोग को, कि सर देखो अभी डायलॉग मारेंगे कि अपना घर जल रहा है तो पहले अपने घर की आग बुझाओ, फिर दूसरे के घर की आग बुझाओ, है। आज बोला नहीं मारा, पर बार बार मारने से क्या बोरियत हो जाती है, तो कुछ नया नया लेके आता है। चलो ये तो लास्ट टॉपिक था यार, जल्दी फिनिश हो गया। तो हमारा जो कोर्स है गाइस 12 महीने का, अगर आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि इसको बिल्कुल ज्वाइन करें। सिर्फ 12,000 रुपीज में ये पूरा कोर्स है जिसमें जीएस पेपर 1 2 3 4 पूरी तरह से आपसे आपका करवाया जाता है। लग कर करना आपको यार, मेहनत आपको करनी है, करवाएंगे हम लग के। पूरा शेड्यूल बनेगा, सिर्फ आपको सिर्फ आना है क्लास में, शेड्यूल को फॉलो करना है, दैट्स इट। अगर ज्वाइन करना है तो 971328, अगर क्या ज्वाइन करो 9713282838 पर व्हाट्सएप करो। चलो किसी को कोई कुछ पूछना है? अच्छा, आपसे उनको करेंगे। एंड बाय द, अरे यार आज स्टार्टिंग बोला नहीं, बाय द वे जो जिन भी स्टूडेंट को लाइव क्लास जो है वो अटेंड करनी है, नीचे आपको कमेंट बॉक्स पर प्राइवेट ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू लाइव क्लास अटेंड करो। चलो, चलो साइन अप कर रहा हूँ। जय हिंद। मिलेंगे हम 4 बजे द हिंदू की क्लास में। नहीं, आज 11 बजे नहीं, आज 11 बजे, कल करेंगे 11 बजे का खेल, लास्ट डे कल। चलो, जय हिंद गाइस।